जनरल साहब, कितने बेडरूम के घर में या फ्लैट में आप रहते हैं? आप इतने बड़े ओहदेदार हैं। आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं, आज लीड कर रहे हैं यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन को। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए आप प्लान्स बनाते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को हेड करने के बाद भी मैं जानना चाहता हूं, कितने बेडरूम का घर है आपका? सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हालात पर आज बात करने के लिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब को। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हमें भारत से ज्वाइन किया है जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन इंडिया के। ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना थिंक टैंक है। आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है सर। शुक्रिया। दोस्तों, आज कोशिश करेंगे जनरल साहब और बाशानी साहब से बात करने की कि हमारे खित्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में खास तौर से अमन व अमान कैसे लाया जाए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कौन कौन से मसले हैं जिन्हें लेकर आवाम के दरमियान टेंशन है, हुकूमतों के अंदर भी बहुत सारी टेंशन है, दोनों मुल्कों के अंदर भी। और हमारे यहाँ पे जो नए कवानीन के अंदर तरमीम की गई है डोमिसाइल लॉ के अंदर मसलन, उस पर बात करेंगे। हम चाइना फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से ये ऑलरेडी जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है जम्मू कश्मीर का भारत और पाकिस्तान को लेकर, इसमें चाइना का क्या रोल है। तो इसी पर आज की हमारी गुफ्तगू होगी। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं, आज 9 महीने बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? थैंक यू अरविंद। मैं मुख्तसर तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद तकरीबन लोगों में ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि अब ये जो स्टेप है ये वापस नहीं हो सकता। ये एक नई रियलिटी है और इस नई रियलिटी के साथ रहना है। लेकिन उसके साथ कुछ जुड़े हुए पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उनके ऊपर अभी भी लोगों की जो है उनमें खदशे हैं उनके दिमागों में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो चीज है वो है डोमिसाइल एक्ट को लेके, ठीक है। दूसरी चीज जो है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके कि ये ना हो कि बाहर वाले यहाँ पे बस जाएं। और तीसरी जो चीज है वो है स्टेटहुड, कि हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशनल स्टेट थी, इतनी पुरानी 5000 साल की हमारी हिस्ट्री है, तो हमें वापस एक यूनियन टेरिटरी कैसे बना दी। तो ये मसले तो सारे अभी हैं और इनको लेके यहाँ जो पॉलिटिकल लेवल पे गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक नई पार्टी को लॉन्च किया, क्योंकि पूरा जो पुराना सिस्टम था वो तो पूरा डिसमेंटल हो चुका था। सारे पॉलिटिकल लीडर जो थे उनको डिटेंशन में डाल दिया और बाद में एक नई पार्टी उन्होंने खड़ी की अपने आप से, जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। लेकिन वो पार्टी भी अभी ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें वही पुराने पॉलिटिशियंस हैं जिनका बैकग्राउंड लोगों के नजरिए से कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो इतने में अब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी शुरू हुई है, लेकिन पीडीपी अभी भी उनकी जो लीडर है महबूबा मुफ्ती वो बंद है, उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस साउथ कश्मीर में है। तो मैं ये कहूंगा मुख्य तौर पे कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहां एक इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स है। जहां तक वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है तो ज्यादातर ऑफिसर वहां बाहर के आए हुए हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो अभी एक ये भी चैलेंज है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रास रूट लेवल पे लोगों के बीच में कैसे एक तालमेल पैदा किया जाए, एक कनेक्ट बनाया जाए। और भी थोड़े से लोगों में ये सवाल है कि जो ये डोमिसाइल एक्ट में, जिसमें 15 साल के बाद आप डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट तो खत्म हो गया, अब डोमिसाइल जो है 15 साल जो जीएंडके में रहा है उसको भी वहां के बाशिंदे का आपने हक दे दिया। और जो बच्चे वहां 10 साल में 10+2 वहां से करते हैं तो उनको भी दिया। तो
उसको लेके भी, जॉब्स को लेके, एंड कल को वो लोग वहां प्रॉपर्टी लें, इनके चीजों के ऊपर थोड़े बहुत लोगों के दिमाग में खदशे हैं। और एक जरूरत है गवर्नमेंट की आउटरीच की, ताकि लोगों को ये चीजें डिटेल में समझाई जाएं, जो उनकी एस्पिरेशन और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे है, वो एक तरह से लोग बोलते हैं कि डबल लॉकडाउन हो गया। तो पहले तो आर्टिकल 370 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी, इंटरनेट में रिस्ट्रिक्शंस लगी, और दूसरा कोरोना की वजह से भी वहां जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कोरोना का जो असर है कश्मीर वैली के अंदर खासकर ज्यादा है। तो इससे हमारी जो वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे वो भी इतने टेक ऑफ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे वहां पे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि टूरिज्म जो वहां की मेन इंडस्ट्री है, और हॉर्टिकल्चर जैसे चेरी सीजन है, आपका अर्ली एप्पल सीजन है, एप्रिकॉट सीजन है, इसके ऊपर जो है वो असर पड़ा है। और जो वहां के फनकार हैं, आपके जो आर्टिजन्स हैं, अगर उनका पूरा जो कालीन और जो ये पेपर माशी वगैरह का काम करते थे, पूरी उनका जो रोटी रोजी का जरिया ही ये पूरी चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी उनका असर पड़ा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर गौर कर रही है कि किस तरीके से कोई उनको पैकेज दिया जाए, जिससे एक आम आदमी की लाइफ जो है वो आसान वहां पे हो। जहां तक स्टूडेंट्स वगैरह का ताल्लुक है, बिकॉज ऑफ 4G है की जो ये है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर असर पड़ा। उनके जो एग्जाम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, उसके ऊपर असर पड़ा। और जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, तो लोकल रिक्रूटमेंट वहां पे थोड़ी बढ़ गई है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी स्नो वगैरह मेल्ट हो गया है, तो देर इज अ स्पर्ट इन वायलेंस वहां पे। और उसके दो और भी रीजन है। एक तो ये है कि वहां जिहाद या शहादत को एक लेजिटिमेसी मिल गई पेरेंट्स की तरफ से, और दूसरा उसको ग्लैमराइज किया कि अच्छा जी और कुछ नहीं है, तो चलो आप अपनी कोई सुसाइड अटैक करके आप अगर ये काम कर लोगे, तो उससे एक तो चीजें आप भी जन्नत में चले जाओगे, और दूसरा आपकी साथ और पीढ़ियां जो भी हैं वो जन्नत में चली जाएंगी। अगर इस किस्म का ख्याल आप जवानों के दिमाग में डाल दें, तो एक वो उनके दिमाग में वो रैशनलाइज कर देते हैं कि शहादत कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा असर पड़ा है। तो मेरे नजरिए से ये चैलेंजेस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा एक ऑल गवर्नमेंट अप्रोच लेके इन सब मसलों के ऊपर काम करना है। और सबसे जरूरी चीज मेरे हिसाब से है डायलॉग, पर्टिकुलरली विद द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये प्रोग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन मेरे यही रिकमेंडेशन है कि इस पे गवर्नमेंट को बहुत जोशो खरोश से काम करना चाहिए, ताकि एक डायलॉग प्रोसेस वहां पे शुरू हो, और जो भी खदशे एक दूसरे को लेके हैं या जो शिकायतें हैं उनको एड्रेस किया जाए, ताकि हम दोबारा से इस खूबसूरत खित्ते को एक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के राह पे ले जाए। थैंक यू। जी, आपने ग्राउंड रियलिटीज का एक बहुत ही अच्छा जायजा लिया है और वो हमें बयान किया। हमें ये भी बताएं, इनमें जो सबसे मुस्बत बात मुझे नजर आती है वो ये आपने बात कही कि हमें यूथ को वहां पर एंगेज करना चाहिए। वहां पर मिलिटेंसी भी है, और कहीं ना कहीं पर आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न पूरी दुनिया के अंदर आया है। कश्मीर भी इसी दुनिया का हिस्सा है। तो और जो पूरी दुनिया के चैलेंजेस हैं वो कश्मीर के भी चैलेंजेस हैं। इंडियन गवर्नमेंट यूथ को एंगेज करे तो कैसे करे? देखें जी, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू टॉक टू पीपल। इसमें क्या है कि हमें, मेरा जो नजरिया, वहीं के जो लोग हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। कश्मीर के अंदर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मॉडरेट और रैशनल किस्म के लोग हैं। आप उन्हीं लोगों को पकड़ें जो उनकी जबान में, उनके इमोशंस में उनको ये बात समझाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कश्मीर के, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आप उन स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करें, उनसे बातचीत करें, उनसे रैशनलाइज करें, और वो लोग जाके अपने ही तरीके से जाके लोगों को वहां पे समझाएं।
और फिर किसी न किसी तरीके से आप इमोशंस में लोग थोड़ा आपको दो चार कड़वी बातें बोल देंगे, लेकिन इतनी बड़ी स्टेट होने के कारण अगर हमें वो कड़वी बातें सुननी भी पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें रैशनलाइज ये करना है यूथ के साथ दैट फ्यूचर इज नॉट वायलेंस। देखें अगले मतलब 30 साल से कितनी जनरेशंस कश्मीर की जो है वो वायलेंस ने कंज्यूम कर दी। क्या हमें अगला जो ये है कि कश्मीर को हमने पैलेस्टाइन बनाना है या इसको हमने सीरिया बनाना है या हमें कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना है? अगर स्विट्जरलैंड बनाना है तो उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और यही चीज उनको जो है हमें रैशनलाइज करना है, जिसके लिए छोटी छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एंगेजमेंट लेनी पड़ेंगी, और कुछ देर के बाद ये एक अच्छी सस्टेनेबल एफर्ट बन सकती है जो एक जरिया बन सकता है चेंज का। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हमें कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना है। जनरल साहब का ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत इनका टाउन है भदरवा। मैं अक्सर इनकी पोस्ट की हुई तस्वीरों को देखता हूं, तो यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जन्नत है तो वही है। मैं बशानी साहब आपकी तरफ आता हूं। जनरल साहब ने हिंदुस्तान के अंदर के कश्मीर के हालात बताएं। मैं चाहता हूं कि अक्रॉस द एलओसी के जो हालात हैं, वहाँ के पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं, उन उन पर बात की जाए। आप हमें उसके बारे में बताएं। आपसे पिछले हफ्ते जब बात हुई थी तो मेरे दिल को जो सबसे बात आपकी अच्छी लगी वो ये कि हिंदुस्तान गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद मीरपुर का मौसम का हाल बता रहा है। बेहतर होगा अगर वो लोगों का जो सोशो इकोनॉमिक हमारी कंडीशंस हैं उन्हें बयान करे। तो मैं सोच रहा हूं कि आज आज मौका है, आप भी हमें बताएं जरा कैसी है जिंदगी सरहद के उस पार के कश्मीर की। शुक्रिया जनाब। जैसा कि जनरल साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है, वहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है हमारी तरफ के कश्मीर में, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और एक ये है कि ऑन ग्राउंड जो है वो रियलिटीज़ क्या है। तो इस तरफ का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो हमेशा उस तरफ के साथ जुड़ा रहता है। मसलन गुज़श्ता 6-8 महीने से 370 और 35 जितना वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, मुमकिन है बाज़ हालात में उससे ज़्यादा इधर डिस्कस हो रहा है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल जो है वो लोगों के दरमियान किस तरह की इमोशनल या हिस्टोरिकल या कल्चरल जो है वो टाइज किस तरह की है। तो इस तरफ का जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई बहुत सारी चीज़ों पे कि मसलन 370 पे हमारा एक यूनिक किस्म का स्टैंड रहा है आज़ाद कश्मीर में। जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स है, उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का स्कूल ऑफ थाट है, प्रो पाकिस्तान प्रो मिलिटरी स्कूल ऑफ थाट है, वो हमेशा ये कहता रहा कि 370 जो है एक फ्रॉड है जो भारत की तरफ से कश्मीरियों के साथ किया गया। यानी इसको डॉक्यूमेंट किया है बाकायदा। और आपको पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने ऑन कैमरा ये कहा है कि हमने कभी 370 को नहीं माना था। लेकिन इसके बावजूद जब 370 जो है वो खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा जो इस पे रिएक्शन आया वो इसी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से था। दूसरे कुछ लोग थे जो मसलन हम लोग थे, हम ये समझते थे कि 370 जो है ये एक बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट थी बिटवीन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट, चूंकि जाहिर है जब कश्मीरियों ने यह तय कर लिया था शेख अब्दुल्ला की क़यादत में कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो उसके साथ साथ उनके नेशनलिस्टिक किस्म की फीलिंग्स थी या तहफ़्ज़ात थे वो भी 370 के तहत जो है उसके अंदर आ जाते थे। इसलिए हमने इसकी हमेशा सपोर्ट की। लेकिन मैंने देखा कि जब ये 370 ख़त्म हुआ तो ये सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे मुतफिक हो गए कि जी ये गलत हो गया। हालांकि जो उसके खिलाफ थे वो भी इतना उन्होंने शोर डाल दिया और जो नहीं थे उन्होंने भी डाल दिया, जिससे आप ये देख सकते हैं कि किस कदर जो हमारी पॉलिसी है टूवर्ड जम्मू कश्मीर वो बहुत ही इमोशनल और एक तरह की अनरियल है। चूंकि हमने सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है
कि वहां पे ये हुआ और गलत हो गया, जिससे हम लोगों को इश्तियाल दिला सकें। उसमें हमारी कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट पॉलिसी होती तो जब इस तरह आप कहते हैं कि जी 370 जो है वो कश्मीरियों के साथ फ्रॉड है, तो जब वो फ्रॉड खत्म होता है तो आप उसको वेलकम करें या आप उसके कोई मुतबादल जो है वो रास्ता पेश करें। लेकिन वही कुफ्तें जो हैं, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है भारतीय कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसमें जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने वाकया ये रियलाइज कर लिया कि 370 के लिए लड़ना कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि 370 की वजह से कोई ऐसी खास काम नहीं था जो रह जाएगा। तो इसको भूल के अब अगली बात करो, जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि स्टेट की बात करो कि स्टेट का जो फार्मर स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, या वहां के जमहूरी हकूक की बात करो, तो 370 जो है वो कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो इस हवाले से बजाय इसके कि इसको सपोर्ट की जाए जम्मू कश्मीर में कि भाई ये जो है एक नई डेवलपमेंट है, तो लेट्स टेक नेक्स्ट स्टेप और अब हम अपने रियल मसाइल की बात करें, इसके बजाय अब जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि जी 370 को बहाल किए बगैर कोई चारा ही नहीं और ना इस पे कोई समझौता हो सकता है। जो इस पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है कि बेसिकली जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारी पॉलिसी है वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने की पॉलिसी है, उससे कोई चीज निकालने की नहीं है। क्योंकि जब आपकी प्रोपोजल ही जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है और आप गैर हकीकी किस्म के मुतालबे करते हैं जो कि विशफुल थिंकिंग पे हैं, और आपको पता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, तो आप वो मुतालबा क्यों करते हैं? जिसका दूसरा मतलब ये है कि आप जस्ट एक सिचुएशन जो है उसको डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि जब कश्मीरियों ने रियलाइज कर दिया कि 370 is not a big deal, let's talk about state, let's talk about democratic and fundamental rights, and let's talk about जो हमारे political और economic rights हैं, तो उस सूरत में जो मिलिटेंसी है उसको पीछे धकेला जाना चाहिए था, क्योंकि मिलिटेंसी जो है वो एक खास मौके पे खास हालात में जो है वो एक खास नारा लेके सामने आई थी, और उसमें जिन लोगों ने इसको इनिशिएट किया था उन्होंने भी इससे जो है वो एक तरह या तो तायब हो गए या इसको वक्ती तौर पे ख़त्म कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने वो हथियार उठाए अब उसमें सेंटिमेंट्स भी होंगे, जिस तरह के जनरल साहब ने फरमाया, मुझे इस पे भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये बात एक पूरे दावे से यकीन से कह सकता हूँ कि मिलिटेंसी कश्मीर में कभी भी इंडिजिनस नहीं रही है। कश्मीर में पॉलिटिक्स इंडिजिनस रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंडिजिनस रही हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला की तहरीक थी या पंडित प्रेमनाथ बजाज की तहरीक थी। लेकिन मिलिटेंसी एक एलियन कंसेप्ट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, और मिलिटेंसी जब कभी भी वहां शुरू हुई या उसने कंटिन्यूटी उसकी जो है उसके पीछे जो है वो जो दूसरी तरफ है जिसमें कि एक फौजी कल्चर है, कि जैसा कि मैंने कहीं पहले भी अर्ज किया था कि 47 में जब ये सिचुएशन पैदा हुई थी तो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे पास 30,000 फौजी थे जो या हाजिर सर्विस थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर या पाकिस्तान इंडियन आर्मी के अंदर उस वक्त, या लोकल जो है वो डोगरा रजीम में। तो आप एक इतना छोटा सा इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 4,500 मरबा मील इलाके में 30,000 फौजी जो है, जिसमें बड़े बड़े हाई रैंकिंग अप टू कर्नल से लेके भी तो नीचे जो है तक शामिल थे। तो वहां से जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी कि ये बेस कैंप है उस कश्मीर को लेने का, और उस बेस कैंप का दावा आज तक जारी है। और आज तक जितनी भी वहां पे इंटरफेरेंस होती है क्रॉस बॉर्डर जो है वो किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन है, या इवन दो कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है कि वहां पे मिलिटेंसी होनी चाहिए, वो इस तरफ से ही होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर इस मसले से डील करना है तो इसका नंबर 1 मसला जो है वो ये है कि वहां पे मिलिटेंसी को स्टॉप किया जाए। और मिलिटेंसी जो है वो हिंदुस्तान का सिर्फ हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जैसा कि हम इसको बना के पेश कर रहे हैं, या जैसा कि हिंदुस्तान इसको टैकल कर रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इसको प्रॉब्लम बनाए रीजन का, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे भी डाले कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस खिते में इस बात को यकीनी बनाए कि मिलिटेंसी स्टॉप हो, चुके ये मिलिटेंसी जो है उसके कनेक्शंस हैं जो हमारे सामने,
और इससे बड़ा और कनेक्शन क्या है कि आपका जो सेंट्रल लीडर्स हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, चारों ऑर्गेनाइजेशन 5 जो हैं और 3 बड़ी जो हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों के जो सुप्रीम कमांड है वो कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर में बैठ के कमांड कर रही है। तो ये एक कमांड का क्वेश्चन है और दूसरा बेस कैंप का क्वेश्चन है। इस पे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को मैं समझता हूं कि सिर्फ एक यकनकाती एजेंडे पे आना चाहिए। और जब इमरान खान साहब या दूसरे जो पाकिस्तान में इस वक्त एलीट ये दावे कर रही है कि हम अमन चाहते हैं, तो उनको इस बात पे लाया जाए कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आप ये बेस कैंप का जो कॉन्सेप्ट है इसको डिसमेंटल करें और मिलिटेंसी को जॉइंटली जो है वो टैकल करने का फार्मूला तस्लीम करें, जिसका मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर कहीं मिलिटेंसी होगी, ख्वाह वो मुजफ्फराबाद में होती है, श्रीनगर में होती है, तो उसको मुश्तरका तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसके जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, उनको जो भी उनकी सजा है जो जुर्म के मुताबिक वो दी जाएगी। तो तब जाके मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है, जो कि नेगोशिएशन का या डायलॉग का प्रोसेस है। और इसमें मैं नहीं समझता कि अगर हम इस बात को नहीं डिस्कस करते कि वहां पे जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो इस तरह कार्रवाई में लगे रहें, बच्चों को मरवाते रहें, उससे खून खराबा होता है, लोगों के जज्बात जाहिर है मजरू होते हैं, उससे फिर मजीद तहरीक उठती है। तो उसको एक तरफ रख के तो अगर हम तामीर और तरक्की या दूसरे पैकेज भी देते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर भी ये प्रॉब्लम जो है ना, एक तरह का जो आप क्या कहते हैं, एक तरह का इरिटेंट, ये वहां पे मौजूद रहेगा। रहा सवाल जो कि इधर के क्या हालात हैं जनाब, तो इधर जो है वो जाहिर है मैं तो हमेशा इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आप इस तरफ के जो हमारी तरफ का कश्मीर है और उस तरफ का उसको कंपेयर करें। लेट मी टेल यू व्हाई। श्रीनगर जो है वो 5000 साल पुरानी तहजीब है और वो हजारों साल पुराना शहर है। उसके पीछे मुख्तलिफ हुकूमतों का, कामों का, सुल्तनतों की एक सदियों की डेवलपमेंट है, स्ट्रगल है, एक सिविलाइजेशन चलती आ रही है। हम लोग जो हैं वो बेसिकली जो है वो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं। 47 तक जो है सवाई मुजफ्फराबाद शहर या पुंछ शहर के वहां पे कोई ढंग का कस्बा भी नहीं था। लोग आइसोलेटेड जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर घरों में जो है वो पहाड़ों पे रहते थे। उसके बाद जो डेवलपमेंट वहां पे हुई वो ये थी कि वहां से सिर्फ एक सड़क जो है वो रावलपिंडी जाती थी, जो 47 से पहले भी जैसा कि सबसे कनेक्टिंग सड़क यही होती थी, श्रीनगर टू रावलपिंडी। और बाकी जो है वो ये 80s के बाद जब बहुत ज्यादा शोर पड़ना शुरू हो गया, जब मीडिया आ गया, लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन का रेशो ये है, डेवलपमेंट ये हो गई, तो हम रह गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये रिसेंटली जो लास्ट 10 ईयर्स में वहाँ पे कुछ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कुछ सड़कें बनी, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है? ये टोटल प्राइवेट इकोनॉमी है जो लोगों की जाती मेहनत पे डिपेंड करती है। कि आप शहर में, कस्बे में, गांव में कोई इमारत देखते हैं, वो कोई घर है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है, कोई मॉल है, वो लोगों ने बाहर से पैसे कमा के मिडल ईस्ट से, यूरोप से और मुख्तलिफ जगहों से तो वहां पे ये तामीरात की है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि उनके पास अगर कोई चीज सवाए एक वहां पे जो महकमा तालीम के कोई जगह नहीं है जहां वो आपको रोजगार दे सके। इसके अलावा मसलन महकमा तालीम है, ज़राअत है, सेहत है, इस तरह के छोटे मोटे रोजगार, उसके अलावा कोई ना सनत है, ना वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है, ना वहाँ पे कोई इस तरह की डेवलपमेंट है जहाँ पे जो नई जनरेशन है उसको किसी तरह का रोजगार मिले, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग वहाँ पे काम करते नजर आएंगे। और मोस्टली जो है वो बेशक उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज हों, लेकिन मोस्टली जो वो काम कर रहे होंगे वो उनके म्यार और तालीम के मुताबिक नहीं है। तो इस हवाले से जो सोशल जो इकोनॉमी है उसको तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है इन हालात में भी वो टोटल इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म है, ये शिकारे, ये होटल्स, ये सारा पूरा एक जो प्रोसेस है उनका। तो हमारी इकोनॉमी तो 0% है, क्योंकि वहाँ स्वायद जरिया इनकम जो हमारे हुक्मरानों का है वो है बाहर से लोग रेमिटेंस भेजते हैं, वहाँ वो बरतानिया में बैठे हों या मिडल ईस्ट में बैठे हों।
और जवाब में उनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती कि आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से उनकी कोई हौसला अफजाई होती हो। जो वहां पे सड़कों का हाल है, जो मेन सड़कें हैं उनको आप देखें, टूटी फूटी हैं। हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि अभी ये जब कोरोना का दौर आया तो पता चला कि वहां किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स ही नहीं है, कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो मेरा होम टाउन है बंजोसा रावलाकोट, वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां जो शख्स भी जाता है उसको रेफर कर देते हैं रावलपिंडी, जो कि वहां से 140 किलोमीटर है और पहाड़ी इलाके की वजह से 4-5 घंटे लग जाते हैं। और अक्सर मरीज जो हैं वो रावलपिंडी पहुंचने तक या मर जाते हैं, या जब पहुंचते हैं तो वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आगे वहां पे लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं और हॉस्पिटल्स के बरामदों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए इकोनॉमी का तो वहाँ है, ये जो चीज़ है वाहिद चीज़ जो हम लोगों के पास है आज़ाद कश्मीरियों के पास, वो हमारे डैम है, जो कि आज़ाद कश्मीर की धरती पे बनाए गए हैं, लेकिन उन डैम्स का हमें कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही, ना कोई शेयर मिल रहा है, जिसकी वजह से यानी वो जो एक होता है ना फेयर शेयर, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कि उसमें बैठ के तो आप दें कि ठीक है जी ये आपका मंगला डैम है तो इसके इतने करोड़ आपके, जो हमारे टोटल बजट से कई हजार गुना ज्यादा आमदनी है। उसके बजाय पाकिस्तान ये करता है कि वो उनको कहते हैं कि जी हम आपकी इमदाद करते हैं। इमदाद का मतलब ये है कि जस्ट काइंड ऑफ ए चैरिटी, ताकि आपको कानूनी तौर पे कोई पाबंद ना हो कि हमने आपको 10,000 देना या 20,000 देना, यानी हम आपको देंगे जो हमारी मर्जी है, और आप भी जो है वो एक्ट ऐसे करें जैसे आपको हम ये चीज बतौर चैरिटी दे रहे हैं। तो इन हालात में सवाए वहां पे ये जो पानी है, डैम्स हैं, और इन चीजों के अलावा जंगलात जो थे वो बड़े पैमाने पे काट के पहले ही बेच दिए गए, और वो भी यही मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड से गुजरते हुए लकड़ी जो है वो पाकिस्तान में फरोख्त होती रही, स्मगलिंग होती रही। तो इस हिसाब से वो इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा एक इब्तदाई स्टेज पे है, जिसके अभी कोई खदोखाल नहीं है, ना ही दुनिया की किसी जो इकोनॉमिक एक ढांचा होता है उसके साथ वो जो है वो मेल खाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आखिर में ये है, वो मैं करूं कि वहां पे एक जो मिलिटेंसी और मिलिटरी माहौल पैदा कर दिया गया है कि लोगों को ये बताया जाता है कि हमारा जिंदा रहने का मकसद ही जो है वो जम्मू कश्मीर लेना है, और उसके लिए आप ख्वाह फौजी ट्रेनिंग हासिल करें, ख्वाह मिलिटेंसी करें, सरहद पार करके उधर चले जाएं, या वहां बैठ के ये नारे मारते रहें, या अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठ के ये ख्वाब देखते रहें। तो इसलिए मैं हमेशा घुमा फिरा के कहता हूं कि ये मसला है कि जब तक आप ये बेस कैंप का जो इशू है और ये इस इशू को जो मिलिटराइज करने का इशू है इसको आप डील नहीं करेंगे, उस वक्त तक दोनों तरफ के कश्मीरियों के लिए ये बहरहाल एक प्रॉब्लम है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और पिछले 30 साल से हिंदुस्तान की हुकूमत का भी यही बयानिया रहा है कि जब तक बात नहीं हो सकती, जब तक कि आप अपने यहाँ से मिलिटेंसी को फरोख्त ना दें। बशानी साहब, इससे पहले कि मैं जनरल साहब की तरफ जाऊं, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए जम्मू कश्मीर को मकबूजा जम्मू कश्मीर कहकर उसका नाम बुलाते हैं। तो अगर इंडियन कश्मीर में से मिलिटेंसी का जो फैक्टर है उसे हम निकाल दें, तो आप क्या समझते हैं कितना आजाद है जम्मू कश्मीर इन कंपैरिजन टू अक्रॉस द एलओसी? नहीं देखें सर, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? आज़ादी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स का नाम होता है कि आप कितने फ्री हैं, किस चीज़ में फ्री हैं, कि आप एज ए शहरी आपके जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको आप कितना फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, आपका सोशल जस्टिस क्या है, आपको मुल्क में आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ क्या है। इन चीज़ों को आज़ादी कहते हैं। आज़ादी का मतलब किसी एक काम को निकाल के बाहर करके खुद उसकी जगह बैठ जाना आज़ादी नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर का, मैंने बारहा ये जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये डिसमेंटल होने से पहले, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी इंडिया के अंदर, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे बर सगीर में सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आपको गारंटी देता था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, बेसिक फ्रीडम्स की और सोशल जस्टिस की। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज सोशलिज्म जो है वो डाला गया था।
जो नया कश्मीर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो शुरू में आया था, उसको बाद में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से अडॉप्ट किया गया कि वो मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उस वक्त के हालात के मुताबिक पूरी दुनिया से आप कंपेयर कर सकते थे। एक होता है किताब में लिखी हुई चीज और एक होती है प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर को जन्नत बन गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में लाजवाब था। उसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात है कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं, एक्ट बनते रहे कि मसलन एक्ट 1974 वगैरह वगैरह। किसी भी एक्ट में आज तक आज़ाद कश्मीर के लोगों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी नहीं दी गई। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट नाउन जोक जो है वो ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ख्वाह सो कॉल्ड डिसाई, लेकिन बेसिक गारंटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वहाँ के शहरियों को कि आपका जो है राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स, उनकी रिस्पेक्ट होगी, राइट टू वोट, राइट टू मोबिलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन। इनमें से कोई चीज आज़ाद कश्मीर में डॉक्यूमेंटेशन में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में जो है उसको नहीं डाला गया, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आप कहते हैं फ्रीडम्स का, फ्रीडम में जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो तो चूंकि पाकिस्तान में मुसलसल मार्शल लॉज रहे, और पाकिस्तान में मार्शल लॉज का मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में अगर मार्शल लॉ ना भी हो तो जो मार्शल लॉ की प्रैक्टिसेस रही हैं उनको हो वो वहां पे जो है मुसल्लत किया जाता रहा। तो इस हवाले से अगर मिलिटेंसी का फैक्टर आप हटा दें, चूंकि मिलिटेंसी की वजह से ये होता है कि एक रिएक्शनरी फोर्सेस एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और उनके दरमियान जब एक एक्सचेंज होता है तो उससे आम पॉपुलेशन के जो राइट्स हैं वो वैसे भी खुद ब खुद जो है अंडरमाइन हो जाते हैं, क्योंकि राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए एक पुरअमन माहौल का होना जरूरी है। तो अगर मिलिटेंसी को आप खत्म कर दें और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आप जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाए, तो मेरे नजदीक आज़ादी यही होती है। मेरे नजदीक आज़ादी का मतलब कोई नया मुल्क बनाना नहीं है कि आप वहां से हिंदुस्तान को निकाल दें और खुद बैठ जाएं कि हम यहाँ के राजे महाराजे हैं। वो जाहिर है एक टाइम गुजर गया है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल हैं, इकोनॉमिक राइट्स हासिल हैं, आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है उस तक रसाई है, तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी की मेरे नज़दीक यही डेफिनेशन। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने एक आज़ादी की बात नहीं की जिसका नारा लगाया जाता है अक्सर हमारे खित्ते में। आपने बहुत सारी आज़ादियों का यहाँ पे हवाला दिया है, और उम्मीद करते हैं देखने वाले भी उन्हीं आज़ादियों की अगर बात करें तो बेहतर होगा। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ। बाशानी साहब ने तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है कि वहाँ का डोमिसाइल लॉ, वहाँ के रहने वाले जो वाल्मीकि हैं या जो और छोटे तबके के लोग हैं उनके साथ में ज्यादती करता था। उन्हें वही काम जो जिसके लिए उन्हें लाया गया था, साफ सफाई के काम करने के लिए ही उनको इजाजत देता था, उससे आगे बढ़कर उन्हें कोई दूसरे काम करने की इजाजत नहीं थी। वो लोकसभा में वोट डाल सकते थे, लेकिन जो आपके निकाय चुनाव हैं या फिर विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर उन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं थी। आप क्या समझते हैं, डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर का डिस्क्रिमिनेटरी था? जी हाँ, बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि देखें पहली चीज तो यह है कि जो भी हम बाशिंदे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाके बस सकते हैं और कहीं प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। हमें तो पूरी आजादी है पूरे मुल्क में कहीं भी घूमने की। अब जो महाराजा हरि सिंह के वक्त से हमने जो आदमी यहाँ पे जो लोग बुलाए पंजाब से कि आए जी आप हमारा जो है ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनका काम करें हमारे यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों को बुलाया, उनकी 8-8 10-10 जनरेशन वहां पे बस रही हैं, ठीक है, उनको कोई डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट आपने अधिकार नहीं दिया, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि नहीं। दूसरी चीज, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट हुए यहाँ पे बेचारे, उन लोगों को जो कि आपके अपने लोग हैं, वो इतने सालों से यहाँ पे 1947 से यहाँ पे हैं, उन लोगों को कोई आपने आजादी नहीं दी यहाँ पे कोई डोमिसाइल लॉ की कि वो अपने आप को स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पे कहलाएं। फिर कई लोग मुजफ्फराबाद एंड दूसरी साइड पीओके से यहाँ पे माइग्रेट हुए वायलेंस की वजह से।
आप लोगों ने उनको आजादी नहीं दी। तो अगर इस वक्त हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं इतने सालों के बाद, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम कश्मीरी बहुत फराक दिल लोग हैं, तो हमको तो खुश होना चाहिए कि हम इन लोगों को आपस में अपने आप में शामिल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है कि ये जो 15 साल वाली क्लॉज है, जो लोग वहां पे 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं या जो 10+2 कर रहे हैं, ये बहुत ही कम लोग हैं। इनकी आप तादाद देखें, आप, ये बिल्कुल गिनी चुनी तादाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे हिसाब से अगर आप लार्जर गुड देखें और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स एंगल से देखें, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और इससे ज्यादा कोई कश्मीर के ऊपर अगर कोई हमारी वे ऑफ लाइफ में वहां फर्क पड़ेगा या हमारी वो प्रॉपर्टी ग्रैब करेंगे, आई थिंक इट्स अ मिथ एंड इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड इमोटिव इशू जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, मैं चाहूंगा बशानी साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जी जी, इस पे मेरा एक टेक है जो कि मेरे ख्याल में आप उससे वाकिफ हैं। जनरल साहब की बात बड़ी हद तक सही है। देखें, हम कश्मीरी जो है ना बहुत बड़ी तादाद में बाहर जाते हैं, और हम बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ लोग विजिट के लिए जाने के लिए तरसते हैं, वहां जाके हम तो विद इन 3 इयर्स और 5 इयर्स अगर हमें सिटीजनशिप ना मिले तो हम पत्थर उठा के सड़कों पे निकल आते हैं कि जी इस मुल्क में बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ, सिटीजनशिप नहीं मिली। तो सिटीजनशिप इज ए बिग डील। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो हम 3 महीने बाद उठ के लड़ना शुरू हो जाते हैं, और वही कश्मीरी जो हैं वो वापस जाके तो वहां पे कहें कि एक आदमी यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, या किसी का बच्चा उसने यहाँ से हाई स्कूल किया है, या किसी ने यूनिवर्सिटी की है, या कोई वर्कर वहीं हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आया है, तो उसको आप जो है वो लीगलाइज ना करें या उसके राइट्स ना दें, तो मैं इसको तो जाहिर है किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी है बल्कि इज वेरी वेरी इंसल्टिंग ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। दूसरा ये है कि फिर अगर ऐसे है तो फिर आप भी जो है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जाके तो काम ना करें। देखें, मैं आपको अपने इलाके की बताता हूँ कि जो हमारा इलाका है जिसको आप पीओ के कहते हैं, उसमें ये बड़ा सख्ती से, यानी महाराजा हरि सिंह की जो 2-4 चीजें जिनको मुकद्दस मान के चला जाता है, उनमें एक ये भी है कि हम यहाँ किसी और को नहीं आने देंगे। अब मैं महाराजा हरि सिंह के जमाने में मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया हुआ था, क्योंकि दैट वाज टोटली ए डिफरेंट टाइम। लेकिन आज के टाइम में उसको मुकद्दस मान के तो मैं इसलिए इस पे डट जाऊं कि चूंकि मैं उस इलाके का आदमी हूं, मेरी वहां पे जमीन है, मेरे मफादात हैं, तो मैं किसी और को नहीं आने देता। तो ये बहुत ही रेसिस्ट जीनोफोबिस्ट किस्म का रवैया है, इज मोर देन डिस्क्रिमिनेटरी। लेकिन ये है, अब आजाद कश्मीर में सामने जाके कोई चीज नहीं खरीद सकता। मैं ये नहीं कहता कि वहां लोग नहीं खरीदते, वहां उन्होंने खरीदने के और तरीके निकाले हुए हैं। मसलन जमीन चाहिए तो लीज कर लें, पट्टे पे ले लें, किराए पे ले लें, किसी और के नाम पे ले लें। इसी तरह जो है जहां पे मफादात की बात होती है, गिलगित बल्तिस्तान में 1947 में महाराजा हरि सिंह के इसी कानून को खत्म करके तो पाकिस्तान ने वहां पे अलो कर दिया था कि वहां पे आप जमीनें खरीद सकते हैं। यानी जो काम हिंदुस्तान ने आके 2019 में किया और उस पर इतना बड़ा शोर पड़ा, ये काम जो है ये 74 में जो है वो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में कर दिया था। और इस पे मुझे हैरत है कि ये चीज ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद बॉर्डर के उस तरफ से इस पे जो है इतना बड़ा शोर पड़ा है। तो ये तो कोई भी आदमी जो इंसानी हकूक पे यकीन रखता है, रेसिज्म के खिलाफ है, जीनोफोबिया के खिलाफ है, नफरतों के खिलाफ है, वो तो मैं समझता हूँ कि इस बात की हमायत नहीं कर सकता कि आप ये नहीं कह सकता कि ये जो नया कानून ख्वाह बीजेपी बनाए या कांग्रेस बनाए या किसी ने भी बनाया, लेकिन ये जो लोगों को हुकूक दिए गए आके जो है वहां पे मुलाजमत या आके राश, तो उसकी जो है मैं समझता हूँ कि हमायत करनी चाहिए। एक सवाल आपसे बशानी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस डोमिसाइल लॉ को रिजेक्ट किया है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान ने तरमीम की है, हालांकि कश्मीरी पंडितों ने इसे वेलकम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को किस बात का एतराज है? नहीं, ये सवाल तो आप जनरल साहब से पूछते, वो बताएं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उनको एतराज अपने मफादात का है जनाब, ये पॉलिटिक्स है।
और वो एक तरीके से अपना जो वोट बैंक है, लोगों को जज्बात का फायदा उठाना चाहते हैं, और वो भी गलत किस्म के जज्बात। आप लोगों के अंदर दुरुस्त जज्बात भी पैदा करके फायदा उठा सकते हैं। मसलन जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि आप लोगों को कहें कि भाई हम कश्मीरी फराख दिल लोग हैं, तो हमारे यहाँ अगर कोई 10-20 हजार गरीब लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के किसी और इलाके से आके बसते हैं, तो हमें अपने सीने कशादा करके उनको वेलकम करना चाहिए। इससे हमारी जो डेमोग्राफी है या हमारा जो एथनिसिटी है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये जो देखें, अब आप यूरोप में बैठे हैं अगर, और यूरोप में हमें इस बात पे शदीद किस्म का एतराज है कि वेस्टर्न यूरोप में इस वक्त जीनोफोबिया की शिकार राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मकबूल हो रही हैं, और हमारे कितने लोग उनमें शामिल हैं। वो अगर हमें टिकट लेके भी तो पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई आप हमारा टिकट लेके लड़ें, क्योंकि हमें एक आप लोगों जैसा चेहरा चाहिए, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम कोई रेसिस्ट नहीं है, बल्कि हम भी सब लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, हमारे लोग उनके करीब से नहीं गुजरते। जी। लेकिन वो काम हम अपनी धरती में वही वही रेसिज्म और वही जीनोफोबिया जो है उसको हम हवा देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में हमारे लोग जो हैं वो आके 5 साल 6 सालों में काउंसलर बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, सरकारी मुलाजमतों में गए हैं। कभी किसी ने एतराज उठाया कि भाई ये साहब कौन है, कहाँ से आके और अचानक आके तो इन्होंने कैसे हमारी जो है वो नौकरी कैसे ले ली? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जनरल साहब। और इग्नोरेंस पे मबनी जो है इंतहाई नफरत अंगेज एजेंडा है, ख्वाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का, जिसका भी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनरल साहब। हुक्मरान ज्यादातर आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आवाम के अंदर उमंग यही है कि इस डोमिसाइल लॉ को ना छेड़ा जाए और यहाँ पर दूसरी कौमों को आबाद होने की इजाजत ना दी जाए? आप क्या समझते हैं, क्या आज वक्त आ गया है कि कश्मीर की आवाम भी ये फैसला करे कि अगर हम दुनिया भर में कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हैं तो दुनिया से लोग हमारे यहाँ भी आ सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन की एज से क्या कश्मीर कटा हुआ है, और कब तक कटा हुआ रहेगा? देखिए, जो मेरी असेसमेंट है, डोमिसाइल लॉ कोई इतना बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू यहाँ नहीं बनने वाला, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। कोई इशू में दम तो होना चाहिए ना। अब जैसे उनके कुछ नौकरियों को लेके खदशे थे, तो पहले उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला तो उसमें कुछ उन्होंने बोला कि नौकरियां जो हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन में, फिर उन्होंने उसका दूसरे दिन उसमें चेंज कर दी, उन्होंने जॉब्स भी रिजर्व कर दिए, ज्यादातर जॉब जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए रिजर्व कर दिए। तो डोमिसाइल लॉ जो है ये कोई इतना बड़ा मसला मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बनेगा, कोई पॉलिटिकल इशू, क्योंकि इसमें दम नहीं है। जहां तक कश्मीरी जो यहाँ की लीडरशिप है, इंडिजिनस लीडरशिप, मेरी जो ऑब्जर्वेशन यहाँ के है उनका कोई वर्ल्ड व्यू रहा ही नहीं। एक वर्ल्ड व्यू होता है ना कि आप कश्मीर को कैसे देखते हैं इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या रीजनल कॉन्टेक्स्ट। वो अपने ही यहाँ पे खिचड़ी पकाते रहे, अपने अधिक जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए या अपनी पॉलिटिकल इसके लिए। ये अब सिंपल सी बात है कि आप देखें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947 कितनी बड़ी स्टेट थी। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड उस वक्त हमारे बॉर्डर्स उधर अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर था, उसके बाद हमारा चाइना के साथ बॉर्डर था, जिंजियांग के साथ बॉर्डर था। किसी के पेट में कभी भी दर्द नहीं हुआ कि ये इतनी हमारी बड़ी स्टेट थी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां पाकिस्तान जो है गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर इशू कर रहा है, वो बिल्कुल हमारे जो डिमांड्स है उसके खिलाफ है। अगर आप एक तरफ ऑटोनॉमी चाहते हैं या आप रेफरेंडम चाहते हैं, तो तब आपके पेट में दर्द क्यों नहीं होता जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई जा रही हैं वहां पे, वेदर इट इज इन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान। जब 1963 में शख्सगाम वैली जो कि स्टेट का एक हिस्सा है वो पाकिस्तान जो है चाइना के हवाले कर देता है, ठीक है, 6000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी, तब आपके पेट में दर्द नहीं होता। जब अक्साई चीन जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है और वो भी हमारी हदूद के अंदर शामिल था, उसके ऊपर कभी आपने आवाज नहीं उठाई।
जब वहां से काराक्रम हाईवे बन रहा और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें कहीं कश्मीर का नाम भी नहीं है, ठीक है, वो पूरा बन रहा है और वहां पूरे इतने डैम्स बन रहे हैं और इतना चाइनीज एक्टिविटीज, तब आपने शोर नहीं उठाई। आपने पूरी जफ्फी मार दी। यहाँ 5-6 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उनको लेके आपने सोचा कि कश्मीर है, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में मुहावरा है, मिसिंग द वुड फॉर अ ट्री। आप एक दरख्त की तलाश में पूरा जंगल जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी जो बेसिक जड़ दो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, पहले यहाँ की जो कश्मीरी लीडरशिप है उनका जो मायोपिक तंग नजरिया है, एक वो कश्मीरी प्रॉब्लम की जड़ है, और दूसरा जो पाकिस्तान फैक्टर है, जो वहां उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि कश्मीर स्टेबल रहे। टू डिस्टेबलाइज इंडिया आउट ऑफ देयर हेट्रेड, उन्होंने बोला कि कश्मीर एक जगह है, यहाँ हम इंडिया को फिंगर कर सकते हैं, और उसकी जो हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वो उस चीज में बह गए हैं, और उन्होंने अपनी जो इतनी खूबसूरत स्टेट है उसको अपने हाथ से निकलने दिया, और आज यहाँ जो है नतीजा हम सब उसका भुगत। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार ये बात कही है कि बंदूक के शोर में बातचीत नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इतनी छोटी सी बात अब तक इतनी देरी हो गई है, उन्हें समझ में क्यों नहीं आती? एक तरफ तो इंडिया के अंदर वायलेंस हो रही है कश्मीर में, दूसरी ही तरफ पाकिस्तान ये भी कहता है और मेंटेन करता है अपने इस बात को कि हमारे यहाँ से कोई मिलिटेंसी नहीं हो रही है, जबकि हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं कि एक टेररिस्ट के मारे जाने के बाद में दूसरे टेररिस्ट की अपॉइंटमेंट की जाती है पाकिस्तानी कश्मीर से। मैं हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन की बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान का ये रवैया कि हमारे यहाँ से कोई नहीं कर रहा है, और अपने हाथ को बिल्कुल साफ कर देना कि वी आर नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, इंडिया के अंदर ये उनकी इंडिजिनियस मूवमेंट है, ये रेटरिक कब तक आलमी दुनिया इसे बर्दाश्त करेगी? एक अफगान में मुहावरा है कि अगर आप 2 उंगलियां अपनी आंखों के सामने रख लें तो उससे आप सूरज को छुपा नहीं सकते, ठीक है। यही चीज वहां की है, सब पूरी दुनिया को पता है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और वो हम ही नहीं बोलते, वो तो अफगान लोगों से आप जाके पूछें कि दुरंद लाइन के ऊपर क्या हाल है, वो तो आपके सेम एक ही मजहब के रहने वाले, आप मानने वाले लोग हैं। आप ईरानियन से बात कीजिए, वहां पे क्या 907 किलोमीटर जो बॉर्डर है ईरान का, क्योंकि अगर आप अपने सहन में अगर सांप पालेंगे तो फिर वो सांप आपको भी डसेगा और साथ वाले को भी डसेगा। अब बड़ी मुश्किल से अगर टर्की और चाइना फैक्टर नहीं होता तो आज पाकिस्तान जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में आ चुका होता। अब उनको इस चीज से सबक लेना चाहिए था कि देखें, वी वर एट द वर्ज ऑफ बीइंग ब्लैक लिस्टेड, बीइंग एन एपिसेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। उससे कोई सबक ये नहीं ले रहे, और अब वही कार्रवाइयां जो है किसी न किसी तरीके से फिर से शुरू कर दी। और अब आपने वही लश्कर तैयबा जो है उसको नया नाम आपने दे दिया वहां पे, द रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस फ्रंट नाम है वो आपने एक टर्मिनोलॉजी जो है पैलेस्टाइन से आपने लेके और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की। इस सब प्रॉब्लम की जड़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि एक बार अगर कश्मीर में अमन आ जाता है और इंडिया थ्रेट जो है वो खत्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी से पूछेंगे, भाई आपके वजूद की क्या जरूरत है, आप क्यों खड़पंची करते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी सिक्योरिटी के अंदर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, आपको इतनी ज्यादा जगीर देने की क्या जरूरत है, व्हाई शुड यू बी द किंग मेकर। तो अपनी लेजिटिमेसी और अपनी प्राइमेसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कश्मीर जो है, इट इज बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, अ सोर्स ऑफ प्राइमेसी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और इसीलिए जब जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी वहां पे थी, उन्होंने अगर इंडिया के नजदीक आके बातचीत करने का एक रास्ता निकाला, तो बीच में पाकिस्तान मिलिट्री के थ्रू और वहां एजेंसीज के थ्रू इन्होंने ऐसे सेंसेशनलाइज एक्ट ऑफ टेररिज्म अनलीश किए, जिससे जो है वी वर बैक टू स्क्वायर वन। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में
पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई चेंज आने वाली है। सो वी हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी फर्म वे। एक जाती सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जहन में था और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल। जनरल साहब, कितने बेडरूम के घर में या फ्लैट में आप रहते हैं? आप इतने बड़े ओहदेदार हैं, आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं, आज लीड कर रहे हैं यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन को। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए आप प्लान्स बनाते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को हेड करने के बाद भी मैं जानना चाहता हूं, कितने बेडरूम का घर है आपका? देखें जी, हम तो एक बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं और अपनी तनख्वाह के ऊपर कोई भी यहाँ का बड़ा से बड़ा जर्नल भी है वो बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बेडरूम का एक फ्लैट अफोर्ड कर सकता है और एक अपने लिए गाड़ी अफोर्ड कर सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और हमारी पेंशन जो भी है उससे हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखें कितनी जागीरें जो हैं पाकिस्तान, इवन एक मेजर को वहां पे एक जागीर मिलती है और उनके जर्नल्स के तो आप देखें कितने घर हैं। आप मुशर्रफ साहब की किताब पढ़ें द लाइन ऑफ फायर और उनमें लिखा है कि मैं 5,000 रुपए लेके हवेली से निकला और पाकिस्तान में आ गया और उनको वही तनख्वाह मिलती होगी जो यहाँ के जर्नल को मिलती होगी। आज उनकी दुनिया के कोने कोने में क्यों प्रॉपर्टी है? आप कयानी साहब की बात करें और उनको देखें, वो एक नायब सूबेदार के लड़के थे, बच्चे थे, एक एनसीओ से निकले हुए एक बच्चे। आज कयानी साहब की आप प्रॉपर्टी को काउंट करें और उनकी तनख्वाह को काउंट करें। एक तरफ आप तनख्वाह का हिसाब लगाएं, उसके जो खर्चे होते हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी देखें, तो कहां से ये प्रॉपर्टी आ रही है उनके पास? हम लोग तो बिल्कुल वही एक मिडिल क्लास लेवल की इतने रैंक पे रिटायर होके लीड कर रहे हैं, लेकिन वहां क्योंकि इसी में उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसी में। अगर ये एक बार अमन व अमान हो गया हिंदुस्तान के साथ तो फिर उस मिलिट्री की क्या जरूरत है? लोग वहां बोलेंगे आप नहरें खोदो जी, आप सड़कें बनाओ, आप दरख्त लगाओ, आप पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस मिलिट्री को इस्तेमाल करो, ना कि यहाँ एक एलिटिस्ट स्टेटस लेके यहाँ पे आप बैठ जाओ और हमारी जो डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट है या हमारे जो गवर्नमेंट चलाने के तरीके उसमें आप जो है वो मदाखलत करें। आप कितने बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, मुझे बताएं। मैं तो 3 बेडरूम के फ्लैट में रहता हूँ और बहुत खुश हूँ और बिल्कुल आराम से नींद रात को आती है। कोई मुझे जरूरत नहीं अपनी गवर्नमेंट को बोलने की कि आपने किस तरीके से अपना कंट्री चलाना और आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बशानी साहब, मैं चाहता हूं कि ये तो देखने वाले हो सकता है मुमकिन ये कहें कि इंडियन जनरल हैं, अरविंद बीइंग एन इंडियन इनको इन्हीं की बात को सपोर्ट कर रहा है। कितनी सच्चाई है जो इन्होंने बात कही है उसमें, आप क्या समझते हैं? प्लीज हमें बताएं। नहीं, इसमें जो सच्चाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एलीट है उसकी क्या मराहत हैं, तो उसमें आप कम से कम 20 एक बुक्स में जो है वो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें कि खुद पाकिस्तानी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिटेल दी है कि किस तरह जो है वो ये एक बहुत ही जो है एक एलीट क्लास बन जाती है जब आप जो है वो मेजर, इवन कैप्टन के ओहदे से थोड़ा आगे जाना शुरू होते हैं। तो जिस तरीके से इनको ज़मीनें दी जाती हैं तोहफातन हज़ारों एकड़ में, और जो मराहत हैं वो सारी चीज़ें, तो उनकी रिचनेस तो सामने नज़र आती है कि पूरी एक जो है एलीट क्लास बन जाती है। ये आप आशिया सदीका की किताब पढ़ के देखें या उनसे इंटरव्यू कर लें, वैसे तो वो आपको तफसील बताएंगे कि ये जो है इसमें इनकी शर्मा साहब की बात 100% दुरुस्त है। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है इज नॉट अबाउट जस्ट मिलिट्री जर्नल्स। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है क्लास बेसिस पे, जहाँ पे कि एक एलीट क्लास डेवलप हो गई, एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, उसमें वहाँ के सिविल सर्वेंट भी शामिल हैं, उसमें वहाँ के जागीरदार भी शामिल हैं, उसमें वहाँ के वडेरे भी शामिल हैं, उसकी कुछ बिजनेस क्लास भी, ये सारे मिला के एस्टेब्लिशमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री सारे मिल के तो उन्होंने गरीब को दबाया हुआ है। तो
और वो जो गैप है एक बहुत बड़ा अमीर और गरीब के दरमियान, वो इसी वजह से है कि एक महदूद जो परसेंटेज है लोगों की वो फायदा उठा रहे हैं मुल्क का, जो है ना, जो हर तरीके से। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बशानी साहब। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हों सरहद के दोनों पार, वो इस बात को जरूर सोचें एक दफा कि ये जो हिंदुस्तानी जनरल साहब कहकर गए हैं इसमें कितनी सच्चाई है। वो अपने आसपास देखने की कोशिश करें कि उनके यहाँ पर फौजी हुक्मरान किस तरह से रहते हैं। शायद आपके तमाम सवालों के जवाब उसी में छिपे हों। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी आप दोनों से, तो हम जम्मू कश्मीर और जो चाइना फैक्टर है उस पर बात करेंगे। आज आप दोनों ने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अरविंद, थैंक यू बशानी साहब, नाइस थैंक बीइंग यू विद जनाब, थैंक यू।